हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर सर फ्रॉम अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 1.4 एक्सरसाइज पूरी करवाई थी और कुछ ये फॉर्मूलाज आपको दिखाए थे पेज नंबर 46 एंड 47 पर। लगभग सारे फार्मूलाज हमने यूज़ किए हैं, सिर्फ हमारा 13 एंड 14 बाकी हैं जो शॉर्ट सम में यूज़ होता है और आज हम उसका यूज़ करेंगे और देखेंगे। आज मैं एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1। नाउ एक्सरसाइज 1 में पहले मैं आपको सेक्शन ए करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सेक्शन ए में हैं, एमसीक्यू टाइप में आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं। सो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हमारा ऐप आ गया है, लगभग सभी स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर किसी का डाउनलोड करना बाकी है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 9712342616। मैं आपको बताऊंगा ऐप कैसे डाउनलोड करना है और ऐप में वीडियोस कैसे देखने हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, होपफुली आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपके पास टेक्स्ट बुक हो गया होगा अवेलेबल, टेक्स्ट बुक में देखिए। द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड बाय 4.5 टाइम्स इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर। करंट ईयर में प्राइस 4.5 टाइम्स इंक्रीज्ड हुआ है। व्हाट विल बी द प्राइस इंडेक्स नंबर? प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होगा इसका? पहले तो मैं यहाँ पर रफ वर्क कर कर आपको समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं। सपोज कीजिए कि प्राइजेस 20% इंक्रीज़ हुए हैं, 20% इंक्रीज हुए हैं, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा? बेस ईयर का इंडेक्स नंबर होता है 100 एंड 20% इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज बाय 20%, तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर हो जाएगा 120। अगर मैं कहूँ 50% इंक्रीज हुए तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर होगा 100 एंड 50% प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं तो 50% इंक्रीज होंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 50। ये रफ वर्क है, ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं। 150। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 है और प्राइस 1 टाइम इंक्रीज हुआ है, 1 टाइम मीन्स जितना था उसमें से उतना ही इंक्रीज हो गया है, 1 टाइम, तो 100 इंक्रीज हो गया, तो करंट ईयर का क्या हो जाएगा? 200। अब सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूँ बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 है एंड प्राइजेस 3 टाइम्स इंक्रीज हो गए। 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाना मीन्स 100 में 300 ऐड हो गए, करंट ईयर का प्राइस हो जाएगा 400। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला है बेस ईयर के कंपेयर में प्राइस 4.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ये तो कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने बताया आपको। अब क्वेश्चन 7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि सपोज बेस ईयर का इंडेक्स नंबर जो है वो है 100 एंड नाउ इंक्रीज कितना हुआ है? 4.5 टाइम्स। सो हम प्लस करेंगे 4.5 टाइम्स, so 100 into 4.5 times, 100 into 4.5 times, तो ये हो जाएगा 450। सो करंट ईयर का इंडेक्स हो जाएगा 550। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फिर से देखिए। द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड बाय 4.5 टाइम्स। 4.5 टाइम्स प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो करंट ईयर का प्राइस कितना हो जाएगा? तो करंट ईयर का जो इंडेक्स नंबर है वो 550 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। तो ये रहा ऑप्शन सी। एमसीक्यू में ये सी पॉइंट।
ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आप नोट डाउन कर लो और इसके ही कुछ इलस्ट्रेशंस मैं आपको दूंगा करने के लिए। लेक्चर को आप पॉज कर लो और ये नोट डाउन कर लो। लॉकडाउन निकल रहा है मुँह से। क्वेश्चन नंबर 8, if the purchasing power of money is 0.75 in the year 16 with respect to the base year 15, then what will be the price index for the year 16? अब परचेजिंग पावर क्या होता है? तो जो परचेजिंग पावर है मीन्स पैसे का जो परचेजिंग पावर है वो एवरी ईयर रिड्यूस होता जाता है। एवरी ईयर रिड्यूस कैसे होता है? पैसा तो उतना ही है लेकिन हम उतना प्रोडक्ट परचेज नहीं कर पाते। रीज़न क्या है? महंगाई बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आज से 5 साल पहले आपको पॉकेट मनी मिलती थी 10 रुपीज़ और उस टाइम पर 10 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलता था और आज 10 रुपीज़ में आपको क्या मिल रहा है। तो प्रोडक्ट तो वही है लेकिन पैसों का वैल्यू कम हो गया। अगर 10 रुपीज़ में आपको उस टाइम पर जो भी मिलता होगा वो आज से ज़्यादा होगा, आज नहीं मिल पाएगा। एक चलिए सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 5 साल पहले आपको 10 रुपीज़ में 2 यूनिट्स ऑफ मीन्स 2 पीस समोसा मिलता था तो आज वो 1 मिलेगा। पैसे तो वही हैं लेकिन फिर क्या हो गया? परचेजिंग पावर रिड्यूस्ड हो गया पैसों का। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि परचेसिंग पावर 0.75 हो गया। तो इंडेक्स नंबर क्या होगा? मीन्स महंगाई कितनी बड़ी होगी। जैसे जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था मैंने पेट्रोल का एग्जांपल दिया था कि इन द ईयर 2000 पेट्रोल के प्राइस अप्रॉक्स बता रहा हूँ, हम परफेक्ट नंबर्स पर नहीं जा रहे हैं, 30 रुपीज़ था और आज अप्रॉक्स 75 रुपीज़ है। तो उस टाइम पर 75 रुपीज़ में 30 रुपीज़ पर लीटर था तो उस टाइम के 75 रुपीज़ में 2.5 लीटर पेट्रोल आ जाता होगा। 2.5 लीटर आ जाएगा ना। अगर 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 30 रुपीज़ लीटर हो पेट्रोल तो मैं 30 को 2.5 करूं तो 75 रुपीज़ में 2.5 लीटर आता होगा और आज के 75 रुपीज़ में 1 लीटर आता है। अब सपोज़ कीजिए उस टाइम पर मैं 150 रुपीज़ लेकर पेट्रोल फिल करवाने जाऊंगा तो 150 डिवाइड बाय 30 तो मुझे 5 लीटर पेट्रोल मिलता होगा और आज के टाइम पर 150 लेकर पेट्रोल फिल करवाने जाऊंगा तो मुझे 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो 150 तो वही है। अगर किसी के लॉकर में 150 रुपये उस टाइम से पड़े होंगे तो आज भी वो 150 तो 150 है लेकिन वो 150 का परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो गया, वो कम हो गया अभी। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यही दिया हुआ है। परचेजिंग पावर अगर मनी का 0.75 हो गया तो इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए? तो ये रहा देखो फॉर्मूला, पेज नंबर 47 पर 13 नंबर फॉर्मूला लिखा हुआ है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यही फॉर्मूला। परचेजिंग पावर of money is equals to 1 divided by cost of living index number into 100। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दैट मीन्स इंडेक्स नंबर जो कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने दिया है। अब इस फॉर्मूला में मैं वैल्यू रख रहा हूँ। सो परचेजिंग पावर ऑफ मनी कितना हो गया? तो 0.75 इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। अब अगर मुझे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा? इंडेक्स नंबर को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आता हूँ। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 0.75 इनटू 100। सो 100 डिवाइड बाय 0.75 तो ये आंसर हो गया 133.33
ये है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये आंसर है इसका। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, आंसर आप लेकर आओगे। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 9। सेम सारे क्वेश्चन सेक्शन 1 के करवा रहा हूँ मैं, पेज नंबर 48 पर हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ। If cost of living index number for the people of a class is 200, cost of living index number 200 हो गया है for the year 16 with respect to the year 15, means year 15 base year होगा, base year 15, और जो current year है वो 16 दिया हुआ है। करंट ईयर 16 और करंट ईयर में जो इंडेक्स नंबर हो गया वो 200 हो गया, और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो ऑलवेज 100 होता है। सो बेस ईयर में 100 था, करंट ईयर में 200 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमें ये बताना है। ये बेस ईयर का इंडेक्स नंबर, ये करंट ईयर का इंडेक्स नंबर। अब देखिए क्या हो गया, बेस ईयर में जो 100 एक्सपेंडिचर होता था अब 200 हो गया। हम ये कह सकते हैं एक्सपेंस हमारे डबल हो गए, एक स्टेटमेंट ये। हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर डबल हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट। ध्यान से सुनना। सेकंड स्टेटमेंट, क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एक्सपेंडिचर 100% इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 100%, पहले 100 था अब 100% इंक्रीज हो गया तो 200 हो गया, सेकंड स्टेटमेंट ये। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे एक्सपेंडिचर्स डबल हो गए, 100 में से 200 हो गए, तो भी सही रहेगा। दूसरा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मनी का परचेजिंग पावर आधा हो गया, 0.5 हो गया। क्यों 0.5 हो गया, क्योंकि पहले जो मुझे 100 रुपीज़ में मिलता था आज वो 200 में मिल रहा है। तो आइए देखें स्टेटमेंट्स में क्या क्या स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, there is an average 200% rise in the current year price of the item consumed by the class। 200% rise, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, क्योंकि अगर 100 हो बेस ईयर का और 200% राइज हो जाए तो इंडेक्स नंबर 300 हो जाएगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, ये नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। बी स्टेटमेंट देखते हैं, देयर इज़ एन एवरेज 100% डिक्रीज इन द करंट ईयर प्राइस। 100% डिक्रीज़ हो गए। अब बेस ईयर में 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर होता था और 100 रुपीज़ डिक्रीज़ हो जाए प्राइस, तो प्राइस तो ज़ीरो हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, डिक्रीज़ तो हुआ नहीं है। सी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज़ 0.5। मनी का जो परचेजिंग पावर है वो 0.5 हो गया है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आइए देखते हैं, करके देखते हैं। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज़ 0.5 and D, the current year price of the item consumed by the class are stable। प्राइजेस स्टेबल हैं। अगर प्राइजेस स्टेबल होते तो जो इंडेक्स नंबर है वो इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि इंडेक्स नंबर हमें दिखाता ही महंगाई है कि महंगाई कितनी बढ़ गई। तो अगर प्राइजेस स्टेबल हैं तो इंडेक्स नंबर सेम होना चाहिए, तो ये डी भी रॉन्ग है। तो सी पॉइंट करेक्ट है। और आइए हम देखते हैं सी कैसे करेक्ट हुआ। तो मैं वो यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कौन सा, परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल्स टू 1/, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। सो 1 डिवाइड बाय, अब लिविंग इंडेक्स नंबर कितना हो गया है, 200 इंटू 100। सो 100 इंटू 1, 100 डिवाइड बाई 200, और इसे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हुआ, सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज़ 0.5, ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ index number of Paasche is equals to index number of Fisher, which of the following statement is true? अगर Paasche equals to Fisher हो तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा नीचे। सो इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर का आपको फॉर्मूला पता है, इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स एंड इंडेक्स नंबर ऑफ Paasche। ये मैंने फॉर्मूला लिख दी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Paasche इक्वल्स टू फिशर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इंडेक्स नंबर ऑफ Paasche इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। सो देयरफॉर इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर Paasche की जगह ये वैल्यू रख देता हूँ, इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स इनटू Paasche और फिशर इक्वल हैं तो Paasche की जगह फिशर रख देता हूँ, इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। नाउ मुझे ये स्क्वायर रूट हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसकी ऑपोजिट साइड स्क्वायर लगाना पड़ेगा अगर रूट हटाना है तो। सो इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। ये रूट हट गया, सामने स्क्वायर आ गया। देयरफॉर इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर स्क्वायर डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर, ये जो फिशर का इंडेक्स है राइट हैंड साइड इक्वल्स के, इसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर डिवाइड कर दिया तो इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स आ गया। नाउ इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर स्क्वायर्ड, दैट मीन्स इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर हम 2 बार लिख सकते हैं, डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर इज इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स। 2 बार क्यों लिखा, यहाँ पर देखिए रफ वर्क कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं एक्स इंटू एक्स, 3 स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं 3 इंटू 3। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर स्क्वायर था तो मैंने क्या कर दिया इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर डिवाइड बाय ये फिशर तो था ही एंड लेस पेयर्स। अब एक कैंसिल कर देता हूँ तो फाइनली बचा, देयरफॉर इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर इज इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स। एंड फिशर इक्वल्स टू लेस पेयर्स है और फिशर इक्वल्स टू Paasche भी दिया हुआ था। तो फाइनली क्या हो गया, ये तो तीनों ही इक्वल हो गए और तीनों इक्वल होंगे तभी तो उसका रूट इक्वल आएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर इज इक्वल्स टू Paasche इज इक्वल्स टू लेस पेयर। यहाँ पर फिर से देखिए हमारा आंसर आया इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर और फिशर इक्वल्स टू Paasche क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये तो तीनों ही इक्वल हो गए, तभी तो हमारा आंसर आया है ना, तीनों इक्वल होंगे तभी आंसर आया है। तो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये सारे सेक्शन ए के करवा रहा हूँ मैं फिर से आपको यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 11। सो आइए सेक्शन ए में क्वेश्चन 11 देखते हैं क्या है। इफ़ द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ फैमिलीज ऑफ अ क्लास इज 20,000 in 13 and if the cost of living index number of that class for the year 15 with the base year 13 is 130, what should be the average disposable income of the family of this class in the year 15? फैमिली की इनकम जो थी इन 2013, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इनकम in the year 2013 20,000 थी और उस फैमिली का जो इंडेक्स नंबर है वो 130 हो गया 2015 में। अब अगर इंडेक्स नंबर 130 हो गया तो मैं यहाँ पर रफ वर्क कर रहा हूँ फिर से। क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 30%? आया समझ में? अगर 100 बेस ईयर का इंडेक्स हो
और करंट ईयर में इंडेक्स नंबर 130 हो जाए तो इसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर 30% इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर 2013 में बेस ईयर है और 2015 करंट ईयर है। तो अगर इंडेक्स नंबर 130 हो गया तो उनका डिस्पोजल इनकम कितना इंक्रीज होना चाहिए? तो उनका जो डिस्पोजल इनकम है यहाँ पर मुझे 30% इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 30% इंक्रीज। सो 20,000 का 30%, 20,000 30%, 6,000। सो 6,000 प्लस 20,000, तो ये आंसर आ जाएगा 26,000। तो ये हो गया इनका डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम in the year 2015। सो 30% महंगाई बढ़ गई, 30% इनकम इंक्रीज़ होगी, तो उनकी इनकम 26,000 होनी चाहिए। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड है जिसमें आप कर सकते हो डिस्पोजेबल इनकम का, जो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था लास्ट लेक्चर में। 1 मिनट में वो लेक्चर निकाल दूं जिसमें मैं आपको दिखाऊं कि डिस्पोजेबल इनकम हमने कैसे कैलकुलेट किया था, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा, ये वाला सम एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया था। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, और वहाँ पर देखिए रियल इनकम मीन्स ये आज की इनकम है, इज़ इक्वल्स टू डिस्पोजेबल इनकम जो हमें कैलकुलेट करनी है, डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर इनटू 100। तो अगर इस फॉर्मूला से आप करोगे तो रियल इनकम, आज की इनकम 20,000 लिखोगे, डिस्पोजेबल इनकम हमें फाइंड करना है, इंडेक्स नंबर आपका हो जाएगा 130 इंटू 100। तो फाइनली 15,000 ये 130 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 100 डिवाइड हो जाएगा, तो भी आपका आंसर वही आ जाएगा। यहाँ पर आप करके देखिएगा, सेम आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आए तो आप मुझे कॉल कीजिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इस फार्मूला को आप यूज़ कीजिएगा। ये रहा, यहाँ पर आप फार्मूला देख लीजिए। रियल इनकम मीन्स आज की इनकम इज़ इक्वल्स टू डिस्पोजेबल। रियल इनकम इज़ जो आपको बेस ईयर की इनकम दी हुई है 20,000, डिस्पोजेबल इनकम जो फाइंड करना है, इंडेक्स नंबर 130 इंटू 100। अगर आपका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो फिर से मैं बता रहा हूँ, मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए 9712342616, और मैं आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आइए, तो ये यहाँ पर हमारा नहीं, क्वेश्चन 12 थियरी क्वेश्चन है। अब हम सेक्शन बी देखते हैं, सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में भी सारे थियरी क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 मुझे करवाने जैसा लग रहा है। सो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 सेक्शन बी। द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज 500। स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एंड इफ फॉल्स करेक्ट एंड रीराइट इट। अब आप सोचिए, द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज ₹500। प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज़ ₹500। ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इंडेक्स नंबर के आगे कभी भी रुपीस नहीं लगता। हम ये बोल सकते हैं इंडेक्स नंबर 100 था बेस ईयर का, करंट ईयर में 200 हो गया, 130 हो गया, 50 हो गया, डिक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ हो गया, बट रुपीस नहीं लगाते हैं। ऑयल का जो इंडेक्स नंबर होगा उसके आगे रुपीस नहीं लिखेगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स because
इंडेक्स नंबर, मैं एक लाइन छोड़कर लिख रहा हूँ जैसे आपको क्लियरली दिखाई दे, अदरवाइज़ मुझे लेटर्स थोड़े छोटे करने पड़ेंगे, सो इसलिए एक लाइन छोड़ रहा हूँ। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज इंडेक्स नंबर इज free from unit. This statement is false because index number is free from unit. फिर लिखेंगे so the correct statement the correct statement will be, correct statement क्या हो जाएगा, the price index number of oil is, रुपीस का साइन नहीं लगाएंगे, is 500. प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज़ 500. इसकी मीनिंग होगी कि ऑयल के प्राइजेस बेस ईयर के कंपेयर में 5 टाइम्स हो गए हैं, मीन्स 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुए हैं। फिर से रफ वर्क कर रहा हूँ, अगर बेस ईयर में 100 होंगे तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गए, तो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गए तो हम कहेंगे कि बेस ईयर के कंपेयर में आज की वैल्यू 5 टाइम्स है और इंक्रीज़ 4 टाइम्स हुए हैं। सो ये था सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा, ये मैं यहाँ पर पूरा कर रहा हूँ लेक्चर। हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखे और नाउ अब आज का होमवर्क। तो आज के होमवर्क में जो लॉन्ग सम है, लॉन्ग सम हमें कहाँ पर दिए हुए हैं, सेक्शन डी में। सेक्शन डी में आपका 8, 9, 10, 11, 12 ऑलरेडी हो गया है, मैंने पहले आपको होमवर्क में दे दिया था। आज थोड़ा मैं आपको लेंदी होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ। तो आज के होमवर्क में मैं आपको दूंगा, ये सम्स तो सारे आपको नोट डाउन करने ही हैं क्योंकि ये सम्स फिर सेक्शन ए के हैं, सेक्शन बी के हैं, इम्पॉर्टेंट सम हैं। मैं लॉन्ग सम्स आपको दे रहा हूँ सेक्शन ई के 1, 2, 3, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आज आप करोगे। सेक्शन ई होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क है। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सेक्शन ई के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों क्वेश्चंस आप करोगे होमवर्क में, 1, 2 एंड 3। और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल करोगे, ठीक है। नंबर आप सबको दे दिया है मैंने अपना, डायरेक्टली कॉल करोगे मुझे, मैं आपके सारे सम्स व्हाट्सएप पर भी सॉल्व करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं और सॉल्व करवाते हैं डाउट्स। सबसे बड़ी बात, आप अपना होमवर्क रेगुलर भेजिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि 15 दिन का होमवर्क एक साथ भेज दिया, 10 दिन का होमवर्क एक साथ भेज देते हो। अब 10 दिन 15 दिन का होमवर्क जब आप एक साथ भेजते हो तो आपके पेजेस हो जाते हैं 30, 40 या 50 पेजेस। और इतने सारे पेजेस जब एक साथ व्हाट्सएप पर भेजते हो तो वो जब मुझे मिलते हैं ना तो आगे पीछे होकर मिलते हैं। एक साथ जब आप 50 पेजेस को सिलेक्ट करते हो अपनी गैलरी में से और सेंड करते हो तो कोई फ़ाइल ऐसी होगी जिसका साइज़ छोटा होगा, वो जल्दी अपलोड हो जाएगा, और कोई फ़ाइल बड़ी होगी तो क्या होता है, आगे पीछे होकर पेजेस आते हैं। और अगर आप रेगुलर होमवर्क भेजोगे तो रोज़ के 2 या 3 सम मैं देता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं देता नहीं हूँ। तो 2 या 3 सम एक साथ एक दूसरे के पीछे भी होंगे तो मैं समझ जाऊँगा, लेकिन 50 पेज एक साथ आएंगे तो मैं कैसे समझूँगा और मैं मिस्टेक्स कैसे बताऊँगा। दूसरी पॉइंट,
कि जब भी मेरे सम्स होते हैं, आप देखिए सम में फिनिशिंग कितनी है। फिनिशिंग का एक रीज़न है, मैंने लाइंस प्रॉपर ड्रॉ की हैं, हेडिंग्स प्रॉपर लिखी हैं, फॉर्मूला मैं पूरी लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ लाइंस पेन से इसलिए ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको कैमरा में इसका व्यू क्लियरली नज़र आए। आपको ये लाइन सारे पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। ऊपर हेडिंग अच्छे से देनी है, एक एक लाइन का गैप देना है। मीन्स आपकी कैलकुलेशन के बाद एक लाइन का गैप होना चाहिए। इट मीन्स आपको ए के बाद बी लिखने के लिए 2 लाइन का गैप होना चाहिए बीच में, बी के बाद सी लिखने के लिए 2 लाइन का गैप होना चाहिए। स्टूडेंट करते क्या है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पर बी लिख दिया, आधा पेज छोड़ देंगे नीचे जैसे मैंने छोड़ दिया है, बट अपना सम इतने में ही करेंगे। आप मेरे सम्स देखिए, इन सम्स की फिनिशिंग देखिए कैसे है, 2-2 लाइन का गैप रखा हुआ है, कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। आप इस फिनिशिंग को देखिए और थोड़ा सीखिए इसमें से कि कैसे मैंने एक एक पॉइंट को क्लियरली शो किया है, क्लियरली एक्सप्लेन किया है। ये भी कैंसलेशन हुआ है फॉर्मूला का, ये कट नहीं किया हुआ है। तो आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से करना है। फिशर्स इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला लिखते नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिखकर भेज देते हो। अब आप 12th में आ गए, ये सब नहीं चलेगा। आप मेरी फिनिशिंग देखिए और अच्छे से सम्स कर भेजिए, लाइंस ड्रॉ कीजिए, फॉर्मूला पूरी लिखिए, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखिए। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर ये वीडियो पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर मैं आपको सेक्शन सी एंड सेक्शन डी आगे करवाऊँगा। आज का होमवर्क आपको सेक्शन ई के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3